हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात करें। ये टॉपिक वैसे मैंने क्लास में पढ़ा रखा है ना, लेकिन वैसे बच्चे जिनको क्लास में समझने में समस्या रह गई या किसी कारणवश उन्होंने क्लास मिस कर दिया, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो वो ज़रूर करें और इस वीडियो के माध्यम से सीखें। और कोई क्वेश्चन यदि कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करें ताकि मैं उसको बाद में बता सकूं। ठीक है, और ये वीडियो का मकसद सिंपल सा ये होता है कि आप लोग को पता है कि आप लोग की क्लास की जो टाइमिंग है वो 40 मिनट की हो चुकी है ना, और 40 मिनट में क्लास को करना, आपके डाउट्स लेना, ये दोनों चीज़ साथ में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर दिया। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण किया, मान लेते हैं इसका नाम हमने रख दिया ए और यहाँ पे नाम दे दिया बी। ठीक है, मान लिया ए बी हमारा कोई विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिसके बीच में मध्य बिंदु हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। आपने बच्चों विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ रखा है, जब दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश युग्म सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं मान लो प्लस क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा अपना माइनस क्यू। समान परिमाण है क्यू क्यू, और साथ में दोनों की प्रकृति विपरीत है, ये धनावेश है तो ये ऋणावेश है। बच्चों आप लोगों ने अक्षीय स्थिति में पढ़ा था कि अक्षीय स्थिति में क्या होता है कि बिंदु जो होता है ना वो धनावेश की दिशा में होता है। अगर कोई बिंदु मैं इस धनावेश की दिशा में यहाँ पे ले लूँ तो वो हमारा कौन सी स्थिति में हो जाएगा, अक्षीय स्थिति में। और अक्षीय स्थिति में जो बिंदु होता है वो विद्युत द्विध्रुव के साथ हमेशा याद रखेंगे 0 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, 0 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी तो निरक्षीय स्थिति पढ़ रहे हैं। तो निरक्षीय स्थिति जो होता है, निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है मध्य बिंदु के परपेंडिकुलर। याद रखेंगे, निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु के परपेंडिकुलर, यानी कि ये बीच में हमारा मध्य बिंदु हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु हमने कोई ले लिया, मान लेते हैं इसका नाम रख दिया बिंदु एम। यहाँ पे बिंदु हमने ले लिया बिंदु एम। तो ये जो बिंदु एम है, ये हमारा बिंदु एम कौन सी स्थिति में हो जाएगा, ये हमारा निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आप लोग देख सकते हो कि ये जो है वो विद्युत द्विध्रुव के साथ ये कितना कोण बनाएगा, तो ये यहाँ पे बना रहा है 90 डिग्री का कोण। कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, बिंदु एम जो है वो इस द्विध्रुव ए बी के लिए किस स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में मान लेते हैं इसका दूरी यहाँ पे हमने आर बोल दिया। ठीक है, यानी कि ए बी विद्युत द्विध्रुव हो गया जिसके निरक्षीय स्थिति में बिंदु एम हमारा मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित है। हमने क्या बोला, निरक्षीय स्थिति में बिंदु तभी होता है जब वो विद्युत द्विध्रुव के साथ कितना कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अच्छा आप लोग बच्चों पता है आप लोग को क्या कि विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। तो यदि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 होती है तो यहाँ से ये आधी दूरी जो है वो तो अपनी एल हो जाएगी, और शेष जो आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है वो भी शेष आधी दूरी एल हो जाएगी। तभी तो द्विध्रुव की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें पता है क्या कि विद्युत बल रेखा जो होती है वो हमेशा धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पे आके ख़त्म होती है। ठीक है, धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर ख़त्म होती है। और विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यानी कि यहाँ से जो विद्युत बल रेखाएँ निकलेगी वो विद्युत बल रेखा कहाँ से होकर जाएगी, तो यहाँ से वो ऐसे निकलेगी, वो सीधा कहाँ से गुजरेगी, इस एम बिंदु से ऐसे निकलेगी, जो कि डायरेक्शन उसका ये हो जाएगा। मान लेते हैं इसको हमने बोल दिया वेक्टर E1, वेक्टर E1। यानी कि ये जो आप लोग को ये जो लाइन दिख रहा होगा ये हमारा क्या है, विद्युत बल रेखा है जो कि धनावेश से निकल रही है और एम बिंदु होते हुए E1 तक जा रही है। ये हमारा हो गया विद्युत बल रेखा। ये धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने वेक्टर E1 से दिखा दिया। ठीक है, अच्छा आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से ये एम बिंदु से ही होके क्यों जा रही है, ये और भी बहुत सारे दिशा से होकर जा रही होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ एम बिंदु का ले रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं निरक्षीय स्थिति, और हमें पता है कि बिंदु एम हमारा कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से विद्युत बल रेखा आगे चली गई।
ठीक है। अब यानी कि ये प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो गई, E1 हो गई। अब जितनी भी विद्युत बल रेखा इस M बिंदु से गुजर रही होगी उसको अंततः कहाँ पे आके मिलना होगा, निगेटिव पर, जो कि कहाँ पे, B पर। यानी कि यहाँ से ऐसे लाइन आएगी और ऐसे करके कहाँ पे मिल जाएगी, B पर मिल जाएगी। जितनी भी विद्युत बल रेखा वो आके कहाँ पे मिलेगी, B पर मिलेगी। और मान लेते हैं B पर जाने वाली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम लोग बोल देते हैं, मान लेते हैं E2, वेक्टर E2 हमने नाम दे दिया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या आप लोग देख पा रहे हो कि ये एरो आगे नहीं गया। आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि हमें पता है कि विद्युत बल रेखा माइनस पे आके ख़त्म हो जाती है, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमने सिर्फ यहीं पे इसको रोक दिया कि विद्युत बल रेखा यहाँ पे आके ऋणावेश पे आके रुक गई। ठीक है। अब बच्चों आप लोग को पता है क्या कि जब दो चीज़ें समान दिशा में होती है, अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से कोई वस्तु है, अगर दो चीज़ें समान दिशा में, जैसे 2 न्यूटन का एक बल लग रहा है, 4 न्यूटन का बल लग रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या ये जो दो बल है इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसका जो रिजल्टेंट निकालते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं, हम लोग प्लस कर देते हैं और बोल देते हैं 6 न्यूटन हमारा क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। वही ये बल जब विपरीत डायरेक्शन में होता है, एक 2 न्यूटन इस तरफ हो गया, एक 8 न्यूटन इस तरफ हो गया, तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं क्या कि दोनों दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव करते हैं, और रिजल्टेंट 8 में से 2 गया, यहाँ पे 6 न्यूटन क्या हो जाता है, बल हो जाता है। तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप लोग देखते हो तो यहाँ पे देख रहे हो क्या कि E1 और E2 को यदि आप लोग देखो तो यहाँ पे हमें ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि E1 की दिशा समान है या फिर E1 की दिशा विपरीत है। अगर समान होती तो प्लस कर देते, विपरीत होती तो माइनस कर देते, लेकिन ये तो क्लियर हो नहीं पा रहा। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोगों ने 11 में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है बच्चों कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हमने क्या बताया था कि अगर मान लो जब दिशा क्लियर ना हो, अगर मान लो कोई बल इस तरीके से लग रहा है एक, ठीक है, और कोई दूसरा बल है जो कि इस तरीके से लग रहा है ना, और मान लेते हैं बीच में एंगल बन रहा है, मान लेते हैं कुछ भी 60 का मान लेते हैं एंगल बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे कि इसका 2 घटक लेते थे। एक घटक हमारा इस तरीके से x घटक हो जाता था और ऊपर की ओर हमारा क्या चल जाता था, y घटक जाता था। तो ये एंगल बीच में 30 डिग्री हो गया। अगर मान लो ये a है तो इस कंडीशन में हमने आप लोग को बताया था कि a के 2 टुकड़े होते हैं, एक होता है x टुकड़ा, दूसरा होता है y टुकड़ा। तो x टुकड़ा जो होता है वो होता है, हमेशा याद रखेंगे, a cos थीटा। अगर मान लो यहाँ पे एंगल 30 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a cos 30 डिग्री। ठीक है। उसका दूसरा, इसका a का जो y घटक हो जाता है वो हो जाता है a sin थीटा, थीटा की जगह पर साइन 30 डिग्री। उसी तरीके से अगर ये नीचे वाला, अगर ये मान लीजिए ये हमारा b है, तो फिर इसका फिर 2 टुकड़ा लेंगे, तो ये हमारा एक हो जाएगा ये x टुकड़ा, और फिर ये नीचे की ओर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y टुकड़ा। फिर से वही सेम चीज़ होगा, ये एंगल 30, तो यानी कि ये हो जाएगा फिर b cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा b sin 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग लेते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे भी आप लोग को दिख रहा है क्या कि यहाँ पे E1 है, तो इसका मतलब दो घटक लेंगे। मान लेते हैं कि पहला घटक हमने ले लिया यहाँ पे, ये x घटक इस तरीके से चल गया अपना, जो कि हो गया हमारा E1। तो यहाँ पे पहला घटक हमारा हो गया, इस E1 का हमने एक x घटक लिया, ये हो गया हमारा E1 cos थीटा। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एंगल कितना है, थीटा है। तो ये हमने पहला घटक लिया, E1 का x घटक हो गया E1 cos थीटा। अब बच्चों y घटक जो होगा वो किस तरफ होगा, तो वो तो ऊपर की ओर ऐसे चल जाएगा ना, तो ये हमारा जो ऊपर की ओर गया ये हमारा क्या हो जाएगा, y घटक हो जाएगा। अभी y घटक तो E1 का x, अभी तुरंत हमने बताया था है ना कि a का जो x घटक होता है वो a cos थीटा, और b का x घटक b cos थीटा। तो यानी कि कोई भी वेक्टर हो उसका x घटक cos थीटा के टर्म में होता है, y घटक sin थीटा के टर्म में। तो E1 का x घटक E1 cos थीटा, और y घटक लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या, ये तो हमने E1 को बांट लिया, लेकिन E2 तो अभी भी बाकी है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, E2 का फिर से क्या करेंगे, E2 का फिर x टुकड़ा लेंगे। तो वो x टुकड़ा यानी कि x घटक को हम लोग टुकड़ा बोल रहे हैं, याद रखना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये चल जाएगा अपना x टुकड़ा इस तरीके से, है ना, x टुकड़ा। तो ये चल गया x टुकड़ा, और y क्या हो जाएगा, नीचे की ओर इस वाले लाइन पे आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे हो, ये नीचे में इस वाले लाइन पे आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, y घटक। फिर से वही चीज़ें, ये अगर थीटा तो E2 का ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। ठीक है। अब देख रहे हो क्या कि E1 और E2 दोनों का x घटक जो है वो सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में, यानी कि इसका परिणामी के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, परिणामी के लिए प्लस करेंगे।
और आप लोग देख रहे हो कि ये E1 और E2 का दोनों का y घटक जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, और आप लोग को पता है विपरीत दिशा होने पर तो हम लोग माइनस करते हैं, तो दोनों तो समान है, ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, तो यानी कि दोनों जो है वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें केवल कौन देगा, x घटक देगा। वो x घटक को हम लोग जोड़ेंगे तो वो परिणामी तीव्रता का मान देगा। ठीक है, अब बच्चों आगे शुरू करते हैं। तो हम लोग बारी बारी से निकालते हैं, पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस क्यू के कारण। तो निकालते हैं बच्चों, ध्यान देंगे बारी बारी से। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण बच्चों आप लोगों को पता है क्या होता है। मान लेते प्लस क्यू के कारण हमने E1 बोला है, तो E1 बराबर E का फॉर्मूला आप लोग को पता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। आवेश हमारा क्यू है। अब देखो बच्चों, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो होता है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्या कि यहाँ पे क्यू तो हमने लिख दिया। अब जब आर स्क्वायर हमें लिखना है तो आर स्क्वायर दूरी कहाँ से कहाँ चाहिए, तो प्लस क्यू से लेके बिंदु के कारण हमें दूरी चाहिए प्लस क्यू से, कहाँ पर हम लोग कहाँ पे निकाल रहे हैं, एम पर। तो प्लस क्यू से हमें एम तक के बीच की दूरी चाहिए, प्लस क्यू से एम तक के बीच की दूरी, यानी कि कह सकते हैं कि ए से लेकर के हमें कहाँ तक दूरी चाहिए, एम तक की दूरी चाहिए। तो ए से लेकर के एम तक की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कि ये 90 डिग्री है ना, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा ए एम, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या ए एम है। तो हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है। यानी कि ये वाली जो लाइन आप लोग को दिख रही है, ये वाली लाइन कौन सी है, कर्ण है। ये वाला लाइन कौन सा है, कर्ण है। तो ये जो कर्ण हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी इस समकोण त्रिभुज में, ये वाला जो आप लोग को समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इस समकोण त्रिभुज में देखोगे तो ये कर्ण है, और ये वाला लाइन बीच वाला ये लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। लंब यानी कि आर स्क्वायर, आधार यानी कि एल स्क्वायर। तो हम लोग लिख देंगे ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दूरी हमारे बच्चों क्या हो जाएगी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यानी कि दूरी हम लोग लिख देंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, एल स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि इसका क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, यानी कि इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और बच्चों आप लोग को पता है कि जब भी रूट वाले टर्म का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रूट वो खत्म हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे बच जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस में क्या, एल स्क्वायर। रूट जो है वो स्क्वायर के साथ क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली। अब बारी किसकी है, माइनस क्यू की। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू तो बच्चों कहाँ पर है, बी पर। तो फॉर्मूला लिखते हैं E2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बट्टा, अब हम लोग दूरी लेंगे माइनस क्यू से। तो आप देख रहे हो कि बिंदु एम जो है यहाँ पे, अब बिंदु एम की दूरी हमें कहाँ से चाहिए, माइनस क्यू से। माइनस क्यू कहाँ पर है बच्चों, बी पर है। तो यानी कि इस बार हमें दूरी चाहिए बी से लेके एम तक की, यानी कि बी एम डिस्टेंस हमें चाहिए, बी एम दूरी चाहिए। तो ये जो बी एम है, फिर से आप लोग देखोगे तो ये जो बी एम है ना बच्चों, वो देखो ये इस समकोण त्रिभुज में आ रहा है। कौन सा समकोण त्रिभुज, एम ओ बी में, एम ओ बी में जो ये जो बी एम है, एम बी, ये हमारा क्या है, कर्ण है। 90 डिग्री के सामने की वजह फिर से ये क्या हो गई, कर्ण हो गई। इसके लिए देखो, इसके लिए फिर यही तो लंब है जिसकी दूरी आर है, और यही तो आधार है जिसकी दूरी क्या, एल है। तो यानी कि ये भी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, रूट अंडर आर स्क्वायर में प्लस एल स्क्वायर। यानी कि दोनों तरफ की दूरी क्या है, समान है, यानी कि आधार पर के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये थीटा, तो संगत कोण से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों थीटा हो जाएगा। दूरी हमारी क्या हो गई, सेम हो गई। तो यानी कि यहाँ पे दूरी हम लोग जब ये दूरी यहाँ पे फिर सेम डालेंगे, जो ऊपर में दूरी है वही दूरी यहाँ पे डालेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो यही वाला टर्म आ जाएगा ना। तो एक स्टेप ये वाला गायब करके डायरेक्ट ये लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर में प्लस एल स्क्वायर। तो माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण निकल गया ये,
माइनस क्यू के कारण निकल गई, आप लोग देख रहे हो दोनों सेम है ना। अब हम लोग निकालते हैं परिणामी। अब बात करते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अब हम लोग बोलते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी के हम लोग क्या करें, तो अभी तुरंत बोला था आप लोग को कि E1 का दोनों y घटक तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, लेकिन E1 का दोनों x घटक जो होता है वो परिणामी तीव्रता का मान देता है। और परिणामी रिजल्टेंट कैसे देता है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो वो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू देता है। तो यानी कि जोड़ते हैं, हम लोग लिखते हैं E बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा और प्लस में क्या है E2 कॉस थीटा। आप लोग देख पा रहे हो दोनों तरफ से कॉस थीटा कॉमन आ सकता है, तो कॉमन यदि ले तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2 और बच्चों इंटू में क्या हो जाएगा अपना कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा हो गया। अब आप लोग E1 की वैल्यू निकाल रखे हैं, E2 की वैल्यू निकाल रखे हैं, पुट करते हैं। चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं, E बराबर E1 के जगह पे क्या 1/, तो यहाँ पे E1 प्लस E2, यहाँ पे हमने cos थीटा को कॉमन ले लिया बच्चों, है ना, E1 प्लस E2। अब E1 का भी मान आप लोग देख रहे हो ऊपर, E2 का भी मान देख रहे हो, दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करते हैं, E1 की वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर में सब वैल्यू दिया हुआ है और दोनों सेम ही है, लिखते हैं 1/4πε0, 4πε0 और गुना में क्या हो जाएगा Q में R² प्लस में L², है ना। हमने ये वैल्यू रख ली E1 की। अब बारी किसकी, E2 की, तो प्लस 1/4πε0 गुना Q/R² प्लस L²। तो हमने E1 प्लस E2 की वैल्यू को हमने लिख लिया। अब आप लोग देख रहे हो क्या, यानी कि हमने E1 की वैल्यू लिख लिया, प्लस था तो बीच में यहाँ पे प्लस दिया, फिर E2 की वैल्यू को लिख लिया। अब ब्रैकेट है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। और इंटू में क्या दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे देख सकते हो इंटू में आप लोग को दिख रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू लिखना होगा। तो इससे ऊपर वाले फिगर में आप लोग देखो कि यहाँ पे ये जो थीटा है कॉस थीटा, आप लोग को पता है वो बच्चा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग को पता है कि कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यानी कि बेस हमारा क्या है, तो कॉस थीटा बराबर अगर देखो तो यहाँ पे थीटा ये रहा, तो बेस क्या है L है, बेस क्या है अपना L है, और कर्ण क्या है, ये आधार बट्टा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे थीटा ये रहा, तो कॉस थीटा लेंगे तो आधार तो ये नीचे वाला हो जाएगा L, और कर्ण क्या हो जाएगा ये वाला। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं L/R² प्लस L², यानी कि आधार L हो गया और कर्ण ये हो गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि ये नीचे वाला ये क्या है, आधार है, और ये जो ऊपर में ये वाली जो लाइन दिख रही है ये क्या है, अपनी कर्ण है। तो आधार बट्टा कर्ण, तो हम लोग कॉस थीटा की जगह पर लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि L/√R² और प्लस में क्या L², √R² प्लस में L²। अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है, ये वाली वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम ही है। तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही लिख सकते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग को पता है ना, जैसे x प्लस x क्या होता है, 2x होता है, x प्लस x हम लोग x लिख देते हैं, उसको 2 से गुना कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, ये चीज़ें और ये चीज़ें दोनों सेम है, तो हम लोग एक ही लिखते हैं, उसको 2 से गुना कर देते हैं। तो यानी कि लिख देते हैं 1/4πε0 गुना Q/R² प्लस R² प्लस L², हमने लिख दिया। इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से क्या किया, आप लोग 2 कहीं भी लिख सकते हो बच्चा, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंटू में आप लोग को पता है हमने इन दोनों का तो काम कर लिया, बाहर में ये वाला तो बाकी है, तो इसको लिख देते हैं, तो L बट्टा। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, √R² प्लस L²। बच्चों हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी चीज़ पे आप कोई भी चीज़ अगर रूट के अंदर होती है, किसी भी चीज़ पर अगर रूट होता है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, है ना। जैसे कि √x और मल्टीप्लाई √x, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सीधा x बोल देते हैं। इसका मतलब होता है x पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई x पे पावर 1/2, तो x पे पावर क्या 1। अगर रूट है तो रूट का मतलब समझ जाना कि
अगर रूट है तो रूट का मतलब समझ जाना पावर कितना है 1/2 है, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी कि यहाँ पे तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आप पावर में होल का पावर 1/2 डाल सकते हैं। तो देखिए ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब पावर में क्या डाल सकते हैं 1/2, पावर में क्या डाल सकते हैं 1/2। अब आप लोग देखो यहाँ पर भी चीज़ें सेम ही है, वही चीज़ें हैं, है ना। इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या कुछ नहीं रहता था, पावर में कितना रहता है 1 रहता है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे तो हमने लिख दिया। अब जरा देखो, आप लोग को पता है क्या कि जब कोई चीज़ गुना में होते हैं, मल्टीप्लाई में होता है, तो जगह की अदला बदली कर सकते हैं। ये जो एल आप लोग को दिख रहा है, इस एल को अगर इसके बीच में मैं अगर लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को पता है 3 को 4 से गुना करेंगे 12, 4 को 3 से गुना करेंगे वो भी 12, तो गुना में हम लोग जगह की अदला बदली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 गुना 2, और ये वाले एल को इसके क्यू के बीच में लिख देते हैं 2l क्यू लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया हमने, इस एल को क्या किया, इस क्यू और 2 और क्यू के बीच में डाल दिया 2l क्यू। अब नीचे में अगर देखो तो आप लोग को पता है यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 है, यहाँ पे क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 है। और आप लोग को पता है जब बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है, यानी कि हम लोग कर सकते हैं आर स्क्वायर अब प्लस एल स्क्वायर। अब पावर में क्या होगा, ये जो 1 और ये 1/2 है जोड़ेंगे तो 1 में आधा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा बच्चा 3/2, ये चीज़ आएगी 3/2, ठीक है। अच्छा आगे यदि बढ़े तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं, आगे हम लोग कह सकते हैं तो यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर दूसरे पेज में लिखता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा चीज़ें क्या कैसे कैसे हुआ। यहाँ पे ई का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है 1/4πε0, ऊपर में क्या है 2l क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पे पावर क्या है 3/2 हो गया, ठीक है। कैसे किया हमने, यहाँ पे हमने बोला क्या कि यहाँ पे पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पे पावर 1 है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे 1/2 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या दोनों तरफ का बेस समान है, तो बेस जब समान होता है पावर जुट जाता है, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये का जगह 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे हम लोग देखेंगे अच्छे से, इससे आगे हम लोग ऐसे करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। इससे आगे हम लोग करेंगे इस तरीके से ऐसे, चलिए इससे आगे हम लोग करेंगे बराबर में ई बराबर ऊपर में क्या है 1/4πε0 गुना। अब यहाँ पे क्या ऊपर में आप लोग को दिखा 2l क्यू है, 2l क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को पता होगा 2l क्यू विद्युत द्विध्रुव की लंबाई और एक आवेश के परिमाण का गुणनफल हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं p बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना है 3/2, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, ये 2l क्या है द्विध्रुव की लंबाई होती है, और ये एक आवेश, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आघूर्ण का मान देता है, जिसको हम लोग p से सूचित करते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, नीचे में आप लोग को दिख रहा है आर स्क्वायर और एल स्क्वायर है। आपको बच्चों विद्युत द्विध्रुव में मैंने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो कि 2l होती है ये बहुत ही कम होती है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई ये जो 2l होती है बहुत छोटी है। और यहाँ पे आप लोग को पता है कि 2l भी नहीं है, 2l की भी आधी l है। और मैंने आप लोग को बताया था कि जब हम लोग किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लो 3 का स्क्वायर करो क्या होता है बच्चों 9 होता है ना। हमें पता है क्या 2 का स्क्वायर करो क्या होता है बच्चों 4 होता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे स्क्वायर हमारा घटते जाता है। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, जो सेम संख्या आ जाती है। और जब ये बच्चों 1 से जब नीचे जाते हैं ना तो स्क्वायर करने पर ना संख्या बहुत और छोटी हो जाती है ना। याद रखना जब 1 से ऊपर की ओर जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं तो संख्या बढ़ती है, जैसा कि दिख रहा होगा। और जब 1 से नीचे की आती है ना और तब स्क्वायर करते हैं तो संख्या और घट जाती है। जैसे कि अगर बात करें कि 0.1 का स्क्वायर करो बच्चा क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.01 और कम हो गया। तो यहाँ पे ये जो L जो है ना ये L बहुत छोटा है, L जो है बहुत छोटा है, ठीक है। और ऊपर से क्या कर दिया गया L का स्क्वायर, यानी कि L तो बहुत छोटा है, ऊपर से इसका स्क्वायर कर दिया गया, यानी कि ये लगभग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं L स्क्वायर जो है ना वो R स्क्वायर के सामने में बहुत बहुत छोटा है। तो L स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेंगे 0, L स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेंगे 0। तो जब ये L स्क्वायर को हम लोग 0 मानेंगे तो L स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 गुना P बट्टे, अब यहाँ पे L स्क्वायर तो 0 हो चुका है, R स्क्वायर तो बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे R स्क्वायर, लेकिन पावर में क्या है 3/2
2 पावर में 3/2, तो 2 से 2 अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना P अपॉन R पे पावर कितना है बच्चों, 3, R पे पावर 3। यही हमारा क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, ऊपर से समझ गए होंगे। यहाँ से देखिए ये हमारी फिगर हो गई है ना, यहाँ से मैंने समझाया आप लोग को सारी बातें, यहाँ पे कैसे कैसे टर्म आया, ये कैसे, और यहाँ पे ये कैसे समझ में आया, है ना। तो यहाँ पे P अपन R की, यही हमारा क्या है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको बच्चे अच्छे से समझेंगे, है ना। ये पहला पेज हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए फर्स्ट पेज, और ये हटाऊंगा तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पेज हो जाएगा, है ना। ये अपना क्या हो जाएगा, सेकंड पेज हो जाएगा। तो यही था वीडियो बच्चों, और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, तो अच्छे से इसको अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से सीखें, और कोई डाउट है तो पूछें। चलिए ठीक है, हैव ए नाइस डे बच्चों।